आज का हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड पढ़ने से पहले आपको टाइट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर हमारा जो सैंपल है जिसका हमें टाइट्रेशन करना है उसका नेचर एसिड है, तो एसिड को टाइट्रेशन करने के लिए हम उसके अपोजिट सॉल्यूशन को यूज लेंगे जो कि क्या होगा, बेस होगा। और अगर सैंपल बेस है तो उसे टाइट्रेट करने के लिए हम एसिड का यूज लेते हैं। ये जनरल कंसेप्ट हो गया टाइट्रेशन का। एक्चुअल में जो टाइट्रेशन टॉपिक है वो आपके पास एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जो इसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के पीछे क्या कंसेप्ट होता है और कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब भी हम अमीनो एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन के कारण सॉल्यूशन की पीएच में चेंज आता है और उस पीएच में चेंज आने के कारण अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है वो किस टाइप का चेंज होता है, इसी के बेसिस पर टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड का क्वेश्चन बनता है। तो पीएच में चेंज हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो चेंज है वो है कि अगर सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो जाए, और सेकंड जो चेंज है अगर सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज हो जाए तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो रही है। पीएच इंक्रीज होने का मतलब है कि सॉल्यूशन अपना जो है वो नेचर में बेसिक होता जा रहा है। जैसे जैसे सॉल्यूशन बेसिक होगा इट मीन्स उसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगी और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। तो डी प्रोटोनेशन का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ H प्लस आयन सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रहे हैं, और H प्लस आयन या प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज होने के कारण अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे जो नेट चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होगी तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सेकंड, अगर सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज हो रही है तो पीएच डिक्रीज होने का मतलब सॉल्यूशन अपना एसिडिक बनता जा रहा है, और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन तो इंक्रीज होते हैं और OH माइनस आयन जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। H प्लस आयन जब इंक्रीज होते हैं, अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को प्रोटोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, प्रोटोनेशन बोलते हैं। और प्रोटोनेशन के कारण अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अमीनो एसिड का नेचर या तो वीक एसिड होता है या फिर वीक बेस होता है, और जब इस वीक एसिड या वीक बेस को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, किस में डिसोल्व किया जाता है, वाटर में डिसोल्व किया जाता है। वाटर का मीन्स हो गया इसकी जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेट लगभग हम मान सकते हैं न्यूट्रल पीएच है 7 है। तो 7 पीएच वाले सॉल्वेंट में जब इसको डिसोल्व करते हैं तो हमें एक डाईपोलर आयन मिलता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ज्विटर आयन से। डाईपोलर का मतलब यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर होगी उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, और जो नेट चार्ज होगा मिलके वो क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जो अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक पीएच पे स्ट्रक्चर पर क्या होगा। एसिडिक पीएच पर हम देख लिए हैं कि जब पीएच की वैल्यू कम होती है तो नेट स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। जब पीएच 7 से लेस होगी तब तक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डी प्रोटोनेशन नहीं होगा। तो एसिडिक पीएच पे कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास और NH3 जो आयन है वो प्रोटोनेटेड है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज करके 7 तक लेके जाओगे, कहाँ तक लेके जानी है, 7 पर, या इसको डिसोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज करने पे डी प्रोटोनेशन होगा। इट मींस H प्लस जो आयन होगा वो रिमूव हो जाएगा। H प्लस आयन रिमूव होने के कारण यहाँ पे आपके पास COOH जो ग्रुप था वो COO माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्विटर आयन की तरह
काम करने लगी, क्योंकि यहाँ पे डाईपोलर आयन हो गया ये, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। और नेट चार्ज कैलकुलेशन की बात करें तो जब pH की वैल्यू लेस देन 7 थी तब नेट चार्ज आपके पास पॉजिटिव था, और जब pH की वैल्यू इंक्रीज की गई 7 पे जो कि न्यूट्रल pH है, वहां पर आपके पास नेट चार्ज 0 हो गया। तो कंसेप्ट यही था, pH इंक्रीज करने पे H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है जिसे डीप्रोटोनेशन कहते हैं, और अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज आता है। सेकंड कंसेप्ट था pH डिक्रीज करने पे H+ आयन इंक्रीज होता है जिसे प्रोटोनेशन कहते हैं, और अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। हमने डील किया कि जैसे ही हम सॉल्यूशन की pH में चेंज करते हैं, सॉल्यूशन की pH चेंज होने के कारण ग्रुप्स जो हैं अमीनो एसिड में प्रेजेंट वो आयोनाइज हो रहे हैं। तो ग्रुप्स के आयोनाइज होने के बेसिस पे हम अमीनो एसिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेबल ग्रुप अमीनो एसिड, अभी तक हमने डील किया कि pH चेंज करने पे, pH के चेंज करने पे अमीनो एसिड क्या हो रहे हैं, अपने ग्रुप्स को आयोनाइज कर रहे हैं। तो अगर अमीनो एसिड अपने ग्रुप्स को आयोनाइज कर रहा है तो हम आयोनाइजेबल ग्रुप्स के बेसिस पे भी अमीनो एसिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे अमीनो एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है डाईप्रोटिक और सेकंड है ट्राईप्रोटिक। डाई मीन्स हो गया 2, इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास आयोनाइजेबल ग्रुप है वो 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जो ग्रुप होगा आपके पास वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COOH, और सेकंड जो ग्रुप आपके पास आयोनाइज हो सकता है वो अमीनो ग्रुप आयोनाइज हो सकता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे ट्राईप्रोटिक अमीनो एसिड के बारे में। तो ट्राईप्रोटिक अमीनो एसिड में आयोनाइजेबल ग्रुप का नंबर 3 होता है। तो कौन कौन से ग्रुप आयोनाइजेबल हो सकते हैं? फर्स्ट वही COOH ग्रुप आयोनाइजेबल हो सकता है। सेकंड जो ग्रुप आयोनाइज हो सकता है वो अमीनो ग्रुप है। लेकिन ट्राईप्रोटिक में जो थर्ड ग्रुप आयोनाइज हो सकता है वो वेरिएबल ग्रुप से होता है। तो अगर आपके वेरिएबल ग्रुप में, फिर से ध्यान से सुनना, अगर आपके वेरिएबल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर आपके पास बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो ग्रुप है वो भी आपके पास आयोनाइजेबल है। तो ऐसे अमीनो एसिड वो ट्राईप्रोटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए उसकी मैंने लिस्ट दी है। H मीन्स हिस्टिडीन, R मीन्स आर्जिनिन, K मीन्स लाइसिन, E का मतलब क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड, D एस्पार्टिक एसिड, C सिस्टीन और Y टायरोसिन। तो HRK, EDCY, इन अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी जितने अमीनो एसिड है सभी का नेचर डाईप्रोटिक अमीनो एसिड है। अल्फा कार्बन ये हो गया, और अल्फा कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है उसे हम प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अल्फा कार्बन से अटैच अमीनो जो ग्रुप होता है उसे भी हम प्राइमरी अमीनो ग्रुप बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है उसे प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो अमीनो ग्रुप अटैच होता है उसे प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक या अमीनो ग्रुप वेरिएबल ग्रुप की हेल्प से बाइंड होता है उसे हम सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक या अमीनो ग्रुप बोलेंगे। तो जब हम इस ट्राईप्रोटिक अमीनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा ग्रुप किस प्रायोरिटी के साथ आयोनाइज होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि आफ्टर टाइट्रेशन किस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, कौन सा ग्रुप आयोनाइज होगा। तो इसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो ग्रुप आयोनाइज होगा वो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके बाद में सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और अमीनो ग्रुप की अगर बात करें हम तो अमीनो ग्रुप में सबसे पहले सेकेंडरी अमीनो ग्रुप आयोनाइज होगा, फिर प्राइमरी ग्रुप आयोनाइज होगा। तो सबसे पहले एसिडिक ग्रुप का आयोनाइजेशन होगा, फिर बेसिक ग्रुप का आयोनाइजेशन होगा। तो इस ऑर्डर को हम 12 21 12 21 के ऑर्डर से भी याद रख सकते हैं कि 12 तो क्या हो गया, इस ऑर्डर में आपके पास एसिडिक होगा, और 21 के ऑर्डर में बेसिक। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन को हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि जितने क्वेश्चन बनेंगे वो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन की हेल्प से ही सोल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन ऑफ डाईप्रोटिक अमीनो एसिड के बारे में। तो जब भी आपके पास
डाइप्रोटिक अमीनो एसिड के टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपसे पीएच कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आपको सिंपल करना क्या है, जो भी पीके वैल्यू दी हुई हो उसका एवरेज निकाल लेना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एलानिन का, कि डाइप्रोटिक अमीनो एसिड के टाइट्रेशन को समझने के लिए एलानिन में साइड ग्रुप CH3 प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो जब पीएच की वैल्यू आपके पास लो हो, इट मींस एसिडिक पीएच पे क्या होगा, अमीनो ग्रुप के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और जैसे ही हम इस पीएच की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम पीएच की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास आयोनाइज हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आयोनाइज होने के कारण इस पीके वैल्यू को बोलेंगे हम pK1। और जब और पीएच को इंक्रीज करेंगे तब हमारे पास प्राइमरी अमीनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, प्राइमरी अमीनो ग्रुप का डीप्रोटोनेशन होके NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पीके वैल्यू को बोलेंगे हम pK2। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर पे चार्ज कैलकुलेशन करें कि नेट चार्ज क्या होगा, तो लो पीएच पे जो चार्ज होगा आपके पास वो +1 और जो इंटरमीडिएट पीएच है उस पे जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। और हाई पीएच पे स्ट्रक्चर पे जो चार्ज होगा वो -1 होगा। तो जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे नेट चार्ज 0 हो जाता है, उस पीएच को हम पीआई बोलते हैं और उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब हुआ नेट चार्ज अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पे 0 होना चाहिए। तो एलानिन की स्ट्रक्चर के लिए जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज होता है तो pK1 की वैल्यू है 2.34 और जब अमीनो ग्रुप आयोनाइज होता है तब pK2 की वैल्यू 9.69 है। तो यहाँ से अगर हम pH कैलकुलेट करें तो अपने पास दो pK की वैल्यू है, इनका हमें एवरेज निकाल लेना है। तो pK1 की वैल्यू पुट किए 2.34, pK2 की वैल्यू हम पुट किए 9.69, इन दोनों को सम करके एवरेज निकालेंगे तो 12.03 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.015। तो ये हो गई एलानिन की पीएच। और ये जो पीएच है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पीआई के इक्वल होगी। तो जब भी आप स्ट्रक्चर से क्वेश्चन सोल्व करें, जिस स्ट्रक्चर का नेट चार्ज 0 है, फिर से ध्यान से सुनना, जिस स्ट्रक्चर का नेट चार्ज 0 है उस स्ट्रक्चर के लेफ्ट वाली पीके वैल्यू और उस स्ट्रक्चर के राइट वाली पीके वैल्यू का एवरेज निकाल लेना है। आपके पास पीएच का आंसर हो जाएगा, चाहे अमीनो एसिड डाइप्रोटिक हो या फिर ट्राइप्रोटिक हो, ये वाला कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन ऑफ ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड। तो ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड की पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो आप pK1 की वैल्यू और pKr की वैल्यू का एवरेज निकालो या फिर आप pK2 और pKr की वैल्यू का एवरेज निकालो। तो दो फॉर्मूले हो गए तो आपके पास कंफ्यूजन भी हो गया कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है। या तो आप कंसेप्ट के थ्रू चलो तो आपको फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, और या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए, इसलिए हम ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड का भी टाइट्रेशन करके देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर के थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के रूप में एस्पार्टिक एसिड को लेते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ की हुई है कि एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो CH2 COOH होता है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब वेरिएबल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड कहते हैं। और जब आपके पास पीएच लेस देन हो किससे, पीआई की वैल्यू से, पीएच किससे लेस देन हो, पीआई की वैल्यू से, तब नेट स्ट्रक्चर पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो चार्ज कितना है आपके पास, +1। जब आप pH की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे आप, pH की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, और जब pH की वैल्यू इंक्रीज करके कहाँ तक आई, PI तक आई, pH की वैल्यू को इंक्रीज करके आप PI की वैल्यू तक ले आए, तो सबसे पहले जो ग्रुप आयोनाइज होगा वो प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और ये जैसे इसका डीप्रोटोनेशन होगा इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने के कारण नेट स्ट्रक्चर पर जो चार्ज हो गया वो हो गया 0। अगेन हम pH को इंक्रीज करेंगे, pH की वैल्यू इंक्रीज हुई PI से, तो pH की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी तो अब जो ग्रुप आयोनाइज होगा वो सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज होगा,
और सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आयोनाइज होने से यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से H प्लस रिमूव हो गया। और नेट स्ट्रक्चर पे जो चार्ज कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव, तो जो नेट चार्ज होगा वो -1 होगा। अगेन हम pH की वैल्यू को इंक्रीज करें और pH की वैल्यू मोर देन हो गई PI की वैल्यू से, तब आपके पास जिस ग्रुप का आयोनाइजेशन होगा वो होगा प्राइमरी अमीनो ग्रुप। तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप का आयोनाइज होने के कारण यहाँ से एक H प्लस रिमूव हो गया, इसका डीप्रोटोनेशन हो गया और आपके पास ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो वो कंसेप्ट हम पहले ही देख चुके थे कि pH की वैल्यू इंक्रीज होने पे डीप्रोटोनेशन होता है और pH की वैल्यू डिक्रीज होने पे प्रोटोनेशन होता है। तो जैसे जैसे हम pH की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं H प्लस आयन का नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये था कि जिस स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज 0 हो, कि जिस स्ट्रक्चर पर नेट चार्ज 0 हो उसके लेफ्ट वाली पीके वैल्यू और उसके राइट वाली पीके वैल्यू का एवरेज निकाल लेना है। तो लेफ्ट में आ रहा है pk1, राइट में आ रहा है pkr, इसका एवरेज निकालिए तो हमें मिल जाएगी pH की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, जिस स्ट्रक्चर पे नेट चार्ज 0 है उसके लेफ्ट वाली पीके वैल्यू और राइट वाली पीके वैल्यू का एवरेज निकाल लेना है। और अगर आप फॉर्मूले को ही याद रखना चाहते हो तो ये याद रखना आप कि किसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा HED, हेड के लिए अप्लाई होगा। H मीन्स हिस्टीडीन, H मीन्स हिस्टीडीन, E मीन्स क्या हो गया आपके पास ग्लूटामिक एसिड और D मीन्स क्या हो गया एस्पार्टिक एसिड। तो ये जो फॉर्मूला है pH इक्वल टू pk1 प्लस pkr डिवाइडेड बाई 2, ये सिर्फ 3 अमीनो एसिड के लिए एप्लीकेबल है, हिस्टीडीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास सेकेंडरी जो ग्रुप है वो अगर अमीनो ग्रुप है तो उसका टाइट्रेशन किस टाइप से होगा। तो फर्स्ट केस वही, जब pH की वैल्यू आपके पास लेस देन हो PI की वैल्यू से, तब आपके पास स्ट्रक्चर पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज हो गया आपकी स्ट्रक्चर पे वो +2 हो गया। उसके बाद जब आप pH की वैल्यू को इंक्रीज करें, pH की वैल्यू इंक्रीज हुई आपके पास, लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं हुई कि वो PI की वैल्यू के बराबर आ गई। तो सबसे पहले जो ग्रुप आयोनाइज होगा pH की वैल्यू को इंक्रीज करने पर, वो ग्रुप कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप आयोनाइज होता है, प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डीप्रोटोनेशन के कारण यहाँ से H प्लस रिमूव हो गया और स्ट्रक्चर पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज के आने से यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो +1 हो गया। अब हम pH की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे और pH की वैल्यू को इंक्रीज करके हम जब PI की वैल्यू के इक्वल ले आते हैं तब हमारा एक और ग्रुप आयोनाइज होगा। और अब जो ग्रुप आयोनाइज होगा वो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप आयोनाइज होगा। और जब भी से अमीनो ग्रुप आयोनाइज होता है वो अपने H प्लस को रिमूव करेगा और H प्लस को रिमूव करने के कारण यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्ट्रक्चर पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बचता है और नेट चार्ज स्ट्रक्चर पर 0 हो जाता है। और 0 जिस स्ट्रक्चर पर नेट चार्ज होता है उस स्ट्रक्चर को हम ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। और उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है। और जब हम pH की वैल्यू को PI से और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, किससे इंक्रीज करेंगे, PI से इंक्रीज करेंगे, तो pH की वैल्यू को हम जब इंक्रीज करेंगे अमीनो एसिड का डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन होगा तो कहाँ से होगा वो डीप्रोटोनेशन, वो प्राइमरी अमीनो ग्रुप से होगा। कहाँ से होगा, प्राइमरी अमीनो ग्रुप का डीप्रोटोनेशन होने के कारण यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया और उस पॉजिटिव चार्ज के कम होने से स्ट्रक्चर पे जो नेट चार्ज है वो -1 आ गया। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास कि कैसे pH की वैल्यू को चेंज करने पे नेट चार्ज पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन आता है कि pH कैलकुलेट करो और pH कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 pK वैल्यू दिया हुआ है, एक pK1, एक pKr और एक pK2। pK1 कब, जब आपके पास प्राइमरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का डीप्रोटोनेशन हुआ। pKr कब, जब आपके पास सेकेंडरी अमीनो ग्रुप का
डीप्रोटोनेशन हुआ, और pK2 तब जब आपके पास प्राइमरी अमीनो ग्रुप का डीप्रोटोनेशन हुआ। तो जब आप पीएच कैलकुलेट करो तो वही जनरल कंसेप्ट लगाना है, जिस स्ट्रक्चर का नेट चार्ज जीरो हो, जिस स्ट्रक्चर का नेट चार्ज जीरो हो उसके लेफ्ट वाली पीके वैल्यू और राइट वाली पीके वैल्यू। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस स्ट्रक्चर का नेट चार्ज जीरो हो उसके लेफ्ट वाली पीके वैल्यू और राइट वाली पीके वैल्यू का एवरेज निकाल लेना है, आपके पास पीएच मिल जाएगी। और ये जो पीएच है वो किसके इक्वल होगी, पीआई। तो अगर क्वेश्चन में पीएच पूछे आपसे या पीआई, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको। ये तो हो गया कंसेप्ट। और अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहो तो पीएच इक्वल टू pK2 प्लस pKr डिवाइडेड बाई 2। और कौन से अमीनो एसिड के लिए एप्लीकेबल होगा ये, एक जो अमीनो एसिड है आपके पास वो आर्जिनिन है, दूसरा जो अमीनो एसिड है लाइसिन है, सिस्टीन और टायरोसिन। तो स्पेसिफिक 4 अमीनो एसिड है आपके पास, आर्जिनिन, लाइसिन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। उसी के लिए यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो किसी भी अमीनो एसिड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यह है कि आप कंसेप्ट को समझो, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो कि जिस भी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पर नेट चार्ज जीरो होगा उसके लेफ्ट वाली पीके वैल्यू और राइट वाली पीके वैल्यू का एवरेज लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है अपनी कि जो पीकेआर वैल्यू है ट्राइप्रोटिक एसिड की वो कितनी होती है और कौन से अमीनो एसिड की हमें याद रखनी है। गेट 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोकेमिस्ट्री में, तो आपको ये पीकेआर वैल्यू याद होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन था पहले वही डिस्कस कर लेते हैं कि गेट 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। गेट 2021 में पूछा गया था कि आर्जिनिन अमीनो एसिड की पीकेआर वैल्यू क्या होती है। तो आर्जिनिन की पीकेआर वैल्यू कितनी होती है, 12.48। तो ये याद होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम है। और मिनिमम पीकेआर वैल्यू किसकी होती है आपके पास, मिनिमम पीकेआर वैल्यू होती है एस्पार्टिक एसिड की। किसकी होती है, एस्पार्टिक एसिड की। एस्पार्टिक एसिड के बाद ग्लूटामिक एसिड का नंबर आता है जिसकी पीकेआर वैल्यू 4.25 है। हिस्टिडीन की पीकेआर वैल्यू 6.04, सिस्टीन की 8.33। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन है जिसकी पीकेआर वैल्यू 8.33 है, इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन है, उसकी पीकेआर वैल्यू 10.46 है, और जो लाइसिन है उसकी 10.54 है। तो आपको इस सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन है उसकी पीकेआर वैल्यू याद होनी चाहिए। एस्पार्टिक एसिड की याद रखो 3.86 है, और आर्जिनिन की याद रखो 12.48 है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको सिंपल दिया हुआ है कि कोई अमीनो एसिड है या फिर कोई प्रोटीन है, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको 3 पीके वैल्यू दी हुई रहेगी, pK1, pK2, pKr। जरूरी नहीं कि आपको pK1, pK2, pKr करके दे, आपको सिंपल 3 वैल्यू दी हुई रहेगी। तो आपको उन 3 वैल्यू में से ऐसी 2 वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू 7 से ग्रेटर देन हो। तो जो वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है या तो आपको उसका एवरेज ले लेना है, या फिर जो वैल्यू 7 से लेस देन है उसका एवरेज ले लेना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको 7 से ग्रेटर देन या 7 से लेस देन वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसका एवरेज ले लेना है। तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो पीएच की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड या प्रोटीन की। इस कंसेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है, आपके पास एक अमीनो एसिड दिया हुआ है, उसकी pK1 की वैल्यू 2.0 है, pK2 की वैल्यू 10.5 है और pKr की वैल्यू 3.8 है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पीआई की वैल्यू क्या होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कंसेप्ट अपना लग जाएगा कि हमें 2 वैल्यू देखनी है जो 7 से लेस देन हो या ग्रेटर देन। तो यहाँ पे pK1 और pKr की वैल्यू है वो 7 से लेस देन है। तो हमें सिंपल करना क्या है, इसका एवरेज ले लेना है। तो जो पीआई की वैल्यू होगी वो 2.0 प्लस 3.8 डिवाइडेड बाई 2, और जो सोल्व करने पे कितनी आएगी 2.9। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वहां पे pK1 की वैल्यू 6 दी हुई है, pK2 की वैल्यू 9 और pKr की वैल्यू 11 दी हुई है। तो और हमें कैलकुलेट क्या करना है, पीआई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पीआई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 वैल्यू दी हुई है तो ये ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड हुआ,
और ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड में हमें फाइंड आउट करना है, जब किसी भी अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें देखनी है कि कौन सी दो वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है या 7 से लेस देन। तो यहाँ पे pK2 और pKr की वैल्यू 7 से ग्रेटर देन है, इसलिए इन दोनों वैल्यू का हम एवरेज ले लेंगे। तो 9 + 11 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपके पास 10 होगा। तो यहाँ पे इस अमीनो एसिड की pI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये जनरल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कोई डाउट आए तो फिर से वीडियो को देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है कि एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन एंजाइम विच इज 5। तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, 5 है। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर आर 10 पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। तो आपके पास यहाँ पे 10 तो पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप है और एंड 10 नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, और 10 ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप। आगे दिया हुआ है व्हेन द एंजाइम वाज टाइट्रेटेड विथ एल्कलाई स्टार्टिंग फ्रॉम pH 5 टू गिव pH 7। इट मीन्स ये pH को इंक्रीज कर रहा है, pH 5 को pH 7 तक लेके जा रहा है, तब इसके 3 पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप डीप्रोटोनेटेड हो रहे हैं। तो pH 7 पे कितने ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाले बचेंगे आपके पास, तो pH 7 पर कितने ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाले बचेंगे आपके पास, टोटल 7 ग्रुप ऐसे होंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और 10 ग्रुप ऐसे होंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द प्रोटीन एट pH 7। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, तो 10 तो आपके पास नेगेटिव है और 7 आपके पास पॉजिटिव है। इट मीन्स नेट चार्ज आपके पास हो गया -3। तो इस तरीके से आपको चार्ज कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड का टॉपिक कंप्लीट है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।